मधु रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसका पति विक्रम आता है। अरे विक्रम, मैं जानती हूँ ये आप ही है। चलिए हटिए, खाना बनाने दीजिए। अरे यार, मैं कितने धीरे धीरे कदमों से आता हूँ, फिर भी तुम्हें कैसा पता चल जाता है कि मैं हूँ? आपसे यूं ही थोड़ी शादी की है मैंने, दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा है। आपकी एक कदम की आहट से भी मैं आपको पहचान लेती हूँ। अच्छा जी, अगर मैं कहीं खो गया तो तुम मुझे ढूंढने आओगी? आप पागल है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? खोए आपके दुश्मन, और आप कहीं भी हो, मैं आपको धरती या पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी मधु की जेठानी प्रीति आती है। अरे देवर देवरानी जी, आप दोनों का रोमांस किचन में हो गया हो तो अब सबको खाना परोस दो और खाने भी आ जाओ। आ रहे हैं भाभी। बोला था ना आपको, सब इंतजार कर रहे हैं, अब चलो। इसके बाद मधु सबको खाना परोसती है और सब बैठकर खाना खाते हैं। तभी उसकी सास रेखा खाना खाकर कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत ही चोखा बनाया है तूने, मजा ही आ गया। हाँ मधु, खाना बहुत टेस्टी है। अरे देवरानी जी, रोटियां खत्म हो गई हैं, जरा अंदर से ला दो। अरे ओ नासपीटी, नई बहू से और कोई इतना काम करवाता है क्या? हाथों की अभी तक मेहंदी भी नहीं उतरी है और आई बड़ी हुक्म चलाने वाली। खुद लेकर आ जा रोटी, फ्रिज में पुदीने की चटनी भी रखी है, वो भी ले आइयो। जी माँ जी, अभी लाई। अरे जेठानी जी, आप रहने दीजिए, मैं ला देती हूँ, आप बैठिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। प्रीति खुद रसोई में जाकर रोटियां और चटनी लेकर आती है। मधु अब माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो बहुत खुश थी। महीने निकल जाते हैं। अब मधु की गोद भराई की रस्म होती है। रेखा काफी खुश थी। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्यारी बहू को सब आशीर्वाद देंगे और मेरे घर के चिराग को भी। अरे नाच गाना करो, ढोल बाजा बजाओ, मिठाई खिलाओ, मिठाई बांटो सबको। अरे माँ जी, आप कितना मीठा खिलाएंगी अब? अरे ये नाटी सी बहू है, बच्चा क्या अपना नाटा सा करवाएगी क्या? अगर तुझे यही सब बकवास करनी है तो चली जा यहाँ से। बड़ी बहू से अच्छी तो यही है, वो तो बांझ है 5 साल से, मुझे कोई पोते पोती का सुख नहीं दे पाए। अब तू मेरी बहू को नजर मत लगा। हाँ हाँ ठीक है, खुश रह छोरी। दूर खड़ी प्रीति अपनी सास की ये बात सुनकर जल भुन जाती है। तभी विक्रम उसके लिए गिफ्ट में एक बच्चे का पालना लाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। शाम को प्रीति रूम में आकर मधु को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, खुश तो बहुत हो ना तुम, तुम्हारे मन की जो हो रही है। माँ जी तुम्हें ही बहू बहू करती रहती है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। बोनी होने के बाद भी भगवान ने सारी खुशी तुम्हें दे दी, मेरी झोली में संतान का सुख भी नहीं दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान भी आपको जरूर सुनेगा। सब अच्छा चल रहा होता है। तभी कुछ दिनों बाद विक्रम किडनैप हो जाता है। मधु को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। विक्रम जी किडनैप हो गए? मुझे उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालना होगा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मधु खुद ही घर से निकल जाती है अपने पति को ढूंढने के लिए। मधु के पीछे कुछ गुंडे भी लग जाते हैं। बारिश में भीगती हुई मधु अपने पेट पर हाथ रखकर डरते सहमते हुए भागती हुई कहती है, मुझे किसी भी हालत में भागना ही होगा, अपने और अपने बच्चे की जान बचानी ही होगी, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये तो मुझ तक पहुंचने भी वाले हैं, मेरा बच्चा। मधु भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। और अचानक से ट्रेन चलने लगती है और वो एक कोने में थक कर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है कि तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है और झटके से ट्रेन रुकती है और मधु की आंखें खुलती है तो वो कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेबी आप ठीक तो हो ना? मम्मा जल्दी आपको पापा से मिलवाएंगी। मधु ट्रेन से उतरती है और चलते चलते एक शिव मंदिर में आ जाती है और कहती है, हे भगवान, विक्रम जी जहाँ भी हो उन्हें बिल्कुल ठीक रखना और मुझे उन तक पहुँचा देना, मेरी सहायता करो भगवान। वो सीढ़ियों से उतरकर थक कर बैठ जाती है। कहीं में बहुत और प्यास भी लग रही है। बेबी आप परेशान मत होना, मम्मा भी पानी पियेंगी और आपको अच्छा लगेगा। मम्मा ने पापा से ये प्रॉमिस किया है, वो जरूर निभाएंगी। मधु मंदिर के पीछे जाकर हैंडपंप चलाकर पानी पीती है और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है। और उसके सामने से एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। विक्रम, आपको मैं और आपका बेबी बहुत मिस कर रहे हैं। इतने में उसे एक जोर से अजीब सी गरीब खटपट की आवाज सुनाई देती है, जो मंदिर के पीछे के बेसमेंट से आ रही होती है। मधु उस आवाज की ओर चली जाती है
और वो धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतर कर जाती है तो उसी शोर की तरफ जाती है और देखती है कि उसका पति विक्रम यहाँ कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ है, मुंह पर टेप लगी थी और वहीं रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहती है, विक्रम, विक्रम तुम कहाँ चले गए थे और ये इतनी दूर कैसे आए? रुको मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलती हूँ। मधु, मधु तुम यहाँ कैसे आ गई? हमारा बच्चा ठीक तो है और तुम ठीक हो? मैं पता नहीं यहाँ कैसे आई, कुछ याद नहीं। बस अपने बच्चे को बचाते बचाते कब ट्रेन से शहर आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन आपको यहाँ किसने ऐसे रखा है? मधु, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गुंडे हमें मार डालेंगे। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। दोनों निकलते ही है कि एक आदमी उन्हें देख लेता है। दोनों बचने की कोशिश करते हुए जल्दी से भागकर आगे जाते हैं। दो गुंडे हाथ में चाकू लिए इनका पीछा करते हैं कि जब तक दोनों के आगे एक बड़ा सा ट्रक रुकता है और विक्रम उसमें मधु को चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। विक्रम, मैंने और हमारे बच्चे ने आपको बहुत मिस किया। एक पल भी काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं मधु, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ जिस वक्त तुम लोगों को मेरी जरूरत थी मैं उस वक्त नहीं था, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था मैंने। ये सब छोड़ो, क्या तुमने कुछ खाया? नहीं विक्रम, मैं पैसे नहीं लाई। घर से मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे। क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं? मैं नहीं जानता था कि मेरा खुद का बड़ा भाई इतनी नीच हरकत कर सकता है। वो हमारे होने वाले बच्चे को और हमें नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? जेठ जी? मुझे तो लगता था जेठानी जी ने किया है, क्योंकि वो मुझसे चिढ़ती है बहुत। मधु को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती है और उसे देखकर विक्रम घबरा जाता है और लोगों से हेल्प मांगता है। तभी एक औरत अपनी कार से दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। मधु को डॉक्टर एडमिट कर लेता है और उसकी डिलीवरी जल्दी होने के कारण बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और विक्रम पुलिस को कॉल करके अपने भाई यश के बारे में बताकर रिपोर्ट कर देता है। कुछ दिनों में पुलिस उसे ढूंढकर पकड़ लेती है और उसे डंडे मारकर पूछती है, बता बे, तू अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे वो दोनों पसंद नहीं है, इसी कारण मैंने ये सब कुछ किया। सौतेला व्यवहार करते हैं वो लोग मेरे साथ और मेरी माँ, उनके लिए वो सगा है और मैं सौतेला। क्यों क्यों करती थी तेरी माँ तेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता था और मेरी माँ को पोता पोती चाहिए था। छोटा बेटा दे रहा था उन्हें, जिसके कारण वो हमारे साथ व्यवहार बहुत गलत किया करती थी। तो तूने इस बात के लिए अपने भाई और उसकी बीवी पे हमला करवा दिया? हाँ हाँ हाँ, मैंने किया ये सब। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी। मेरी माँ मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी उस बच्चे के नाम करने जा रही थी। उसके बाद वो हमें घर से निकाल देती। कहाँ जाते हम लोग? हाँ, कहाँ जाते? मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ कहाँ भटकता। इसलिए मैंने सोचा दोनों को ही खत्म कर दूं। यश और प्रीति की घिनौनी हरकतों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने आ जाता है और उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनने को आती है। कुछ समय बाद मधु और उसका बच्चा सही सलामत घर आ जाते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।